नमस्कार दोस्तों, आज की प्रमुख खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज की खबरों को, लेकिन उससे पहले चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के वोटों की गिनती आज 14 नवंबर सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे, जिसमें एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। एग्जिट पोल के संकेत एनडीए की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने या भाजपा के अपने सीएम उम्मीदवार पर जोर देने की अटकलें हैं। राजद ने सीमांचल क्षेत्र में उम्मीदवार चयन में पार्टी के प्रति वफादारी को महत्व दिया है, जो चुनावी रणनीति का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनावों में रिकॉर्ड 67.13% मतदान की जानकारी दी थी, जिसमें महिला मतदाताओं की भागीदारी सबसे अधिक थी। मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 4,372 से अधिक काउंटिंग टेबल और 18,000 काउंटिंग एजेंट तैनात किए गए हैं। वीवीपैट सत्यापन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों के लिए किया जाएगा, ताकि सटीकता सुनिश्चित हो सके। महागठबंधन में राजद 143 सीटों पर, कांग्रेस 61 सीटों पर और वाम दल 33 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा और एनडीए के बिहार बंद को सुपर फ्लॉप बताया था। पटना में आज राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहेंगी, क्योंकि सभी की निगाहें चुनाव नतीजों पर टिकी हैं। दिल्ली से मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। चारों ओर घना कोहरा और धुंध छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बिगड़ती हवा की गुणवत्ता पर चिंता जताई है और परमानेंट डैमेज की चेतावनी देते हुए रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली और सोनीपत के बीच अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाई, जो प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक कदम है। लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक बस का टायर फटने से हुए शोर को धमाका समझकर जांच की, जिससे लोगों में दहशत फैल गई थी। दिल्ली विस्फोट मामले में उत्तर प्रदेश से 2 कश्मीरी डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है, जिनके तार कथित तौर पर आरोपी से जुड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हमले की बहुएजेंसी समीक्षा का आदेश दिया है और संसद में चर्चा की मांग बढ़ रही है। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या यह समूह दिल्ली में सिलसिलेवार कार विस्फोटों की योजना बना रहा था, जिसमें कई आईईडी और वाहन शामिल थे। दिल्ली सरकार ने अक्टूबर में दिल्ली और बरौत यूपी के बीच भी इसी तरह की इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की थी। कांग्रेस ने दिल्ली विस्फोट के मद्देनजर प्रधानमंत्री से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य शीर्ष अधिकारी दिल्ली की सुरक्षा स्थिति पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पराली जलाने के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को उपग्रहों के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी करने का निर्देश दिया था। पराली जलाने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यूपी के आगरा में वंदे मातरम के पाठ का विरोध करने पर एक शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया और मामला दर्ज किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज 14 नवंबर को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि जो लोग सच बोलते हैं, उन्हें यूपी में एनकाउंटर का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग के अनुसार गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी सहित कई जिलों में सुबह हल्का कोहरा छा सकता है। लखनऊ और नोएडा में आज मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास होगा।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। यूपी सरकार की जनजातीय सशक्तिकरण मुहिम ने राज्य भर के 500 से अधिक गांवों को बदल दिया है। यूपी पुलिस ने दिल्ली विस्फोट मामले में जिन 2 कश्मीरी डॉक्टरों को हिरासत में लिया था, उनके पास से महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना है। प्रयागराज में भी ठंड के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। यूपी के जिलों में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों और खाद बनाने की तकनीकों को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। एक नोडल अधिकारी को हर 50 से 100 किसानों के लिए नियुक्त किया गया है ताकि पराली न जलाई जाए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।